बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे अपने अपने घरों के अंदर। मैं केमिस्ट्री के लेक्चर के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक पढ़ा था थोड़ा सा उसको रिवाइज़ कर लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस की हम बातें कर रहे थे, जिसके अंदर हमने देखा था कि हाइड्रोजन बॉन्ड भी एक इंटरमालिक्यूलर फोर्स है। और फिर हमने कहा था कि इसको बॉन्ड कहने की क्या वजह है। एक बात हमने उसके अंदर देखी थी कि ये कोविलेंट बॉन्ड की तरह एक डायरेक्शनल बॉन्ड होता है और बाकी जो जितनी भी इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस हैं उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ओरिजिनल बॉन्ड तो नहीं है ये, जिस तरह इंट्रामालिक्यूलर फोर्स तो नहीं है, एटम्स के अंदर तो नहीं पाया जाता, लेकिन ये दो मुख्तलिफ मालिक्यूल्स के अंदर पाए जाने वाली इंटरमालिक्यूलर फोर्स है। तो इससे हमें ये पता चल गया था कि ये बेसिकली इंटरमालिक्यूलर फोर्स है, हमने डॉटेड लाइन से शो करवाया था। और डेफिनेशन देखी थी कि एक मालिक्यूल का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो, जिसके अंदर फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन ये एलिमेंट हो सकते थे, और दूसरी साइड पे पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन होनी चाहिए। पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन के उसके ऊपर मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज हो, कि उसको मतलब वो जब ये अट्रैक्शन डिवेलप होती है इन दो मालिक्यूल्स के, एक के इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के दरमियान और दूसरे के हाइड्रोजन के दरमियान, तो ये वाली पैदा होने वाली अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज़ द मोर स्ट्रॉन्गर इंटरमालिक्यूलर फोर्स देन अदर इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस। तो यहाँ तक हमने देखा था। लास्ट टाइम हमने वाटर की बात की थी, फिर उसके बाद एक HF का स्ट्रक्चर देखा था, और एक टास्क मैंने आपको दिया था कि क्लोरोफॉर्म और एसीटोन उनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करवाना है। आइए स्टार्ट ही वहीं से करते हैं। मैं आपको बना के दे देता हूँ कि उनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है, और फिर अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। क्लोरोफॉर्म बेसिकली CHCl3 हम लिखते हैं। इसका स्ट्रक्चर जब बनाया जाता है तो ऐसे क्लोरीन एटम, एक साइड पे क्लोरीन एटम होते हैं और दूसरी साइड पे हाइड्रोजन अटैच होती है कार्बन के साथ, तो ये कार्बन के 4 बॉन्ड मुकम्मल हो जाते हैं। और दूसरी तरफ अगर मैं बनाऊं तो एसीटोन को C+O को आप जिस साइड पे मर्जी बना लें, कोई मसला नहीं है। तो मैं इसको यूँ बनाने लगा हूँ कि ये कार्बन है, इस साइड पे CH3। एसीटोन बेसिकली कीटोन है, सिंपलेस्ट कीटोन। तो यहाँ पे आपको ये कीटोन मिल जाती है। अब यहाँ देखिएगा कि ये जो कार्बन है इसको 4 क्लोरीन एटम ने खींचा हुआ है, क्योंकि क्लोरीन एटम बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। क्या है जी? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की क्या खसूसियत होती है कि वो अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेते हैं। जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं तो यहाँ पे ये कार्बन कौन सी चार्ज होगी उसके ऊपर? पार्शियल पॉजिटिव। वेरी गुड। तो ये पार्शियली पॉजिटिव कार्बन है हमारे पास, पार्शियली पॉजिटिव कार्बन है। यहाँ तक तो समझ आती है कि ये पार्शियली पॉजिटिव है। तो ये क्या कहा हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज होना चाहिए? अजीब बात है ना कि ये पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव तो हो गए, यहाँ पे हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज होगा? हाइड्रोजन पे तो कोई नहीं होगा, क्योंकि साथ में ऑपोजिट कोई चार्ज ऐसा नहीं है कि जो इसको करे। यहाँ पे एक बात आपने नोट करनी है, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात वो ये कि ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर एक एटम बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाए, कि उसके साथ ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लग जाते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि ये क्लोरीन इसके इलेक्ट्रॉन को, इस यहाँ ये वाला क्लोरीन ये इलेक्ट्रॉन, ये क्लोरीन ये इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन के मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन्हीं के पास रहते हैं, इन क्लोराइड के पास, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। तो फिर कार्बन बेचारा खुद क्या करता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन देने की वजह से बहुत ज़्यादा प्यासा हो जाता है इलेक्ट्रॉन का, उसको इलेक्ट्रॉन की कमी का सामना करना पड़ सकता है। तो वो चाहता है कि मेरे साथ कोई मुझसे करीब एटम है, जो कमज़ोर एटम है, मैं उसके इलेक्ट्रॉन को खींचूँ। तो ये कार्बन ये अपने इलेक्ट्रॉन तो इनको दिए बैठा है, मुकम्मल तो नहीं, मतलब जितने भी देर के लिए, ज़्यादा देर के लिए। तो ये कार्बन क्या करता है कि अपने से कमज़ोर एटम को ढूंढता है। मिसाल के तौर पर ये हाइड्रोजन, तो ये इससे कमज़ोर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ मैक्सिमम अट्रैक्ट करेगा। तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं ये मैक्सिमम हाइड्रोजन की तरफ, कार्बन की तरफ अट्रैक्ट होंगे। कार्बन रहेगा पार्शियल पॉजिटिव ही, क्योंकि इसके साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव अटैच है, लेकिन जब इसके इलेक्ट्रॉन को मैक्सिमम अपनी तरफ खींचता है, मैंने वजह बता दी क्यों, और जब ये मैक्सिमम खींचेगा तो बताइएगा
ये कार्बन पार्शियल पॉजिटिव होगी या नहीं होगी? होगी, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम इस कार्बन के पास चले गए। तो इसको हम डबल पार्शियल पॉजिटिव भी कहीं पे लिखते हैं, आपको लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ पे नहीं है। तो इस इफेक्ट को एक नाम दिया जाता है, वो आप नाम लिख लें, आपकी क्लास में तो नहीं है लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, इंडक्टिव इफेक्ट। इस इफेक्ट को कहा जाता है इंडक्टिव इफेक्ट, जो इनडायरेक्ट इफेक्ट है। क्या है? इनडायरेक्ट। डायरेक्ट तो नहीं है ना कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को डायरेक्ट क्लोराइड तो नहीं खींच रहे, बल्कि क्या है, उनके दरमियान एक और एटम है कि वो उनके इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं और यही एटम इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसीलिए इसके ऊपर पार्शली डबल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है कि इसमें ये कार्बन मैक्सिमम हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रही है। तो अब ये जो कार्बन पैदा हुआ है हाइड्रोजन, ये मैक्सिमम पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है। अब एक तरफ तो पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन और दूसरी तरफ आपको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है कौन जी? ऑक्सीजन। ये पार्शियली नेगेटिव है, ये पार्शियली पॉजिटिव। अब यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन दोनों आमने सामने हैं, तो ये क्या करेंगे? अट्रैक्शन करेंगे। तो ये जो अट्रैक्शन पैदा हुई है इसी को ही आप क्या कहते हो? हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हो। क्या कहते हो जी? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये डेफिनेशन के मुताबिक भी ठीक है कि हमने कहा था कि ये पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल का और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दूसरे मॉलिक्यूल का होना चाहिए। एक बात याद रखिएगा, ये जो मैंने एरो शो करवाया ये इलेक्ट्रॉन को कार्बन खींच रहा है, ये इसलिए शो कर रहा है, ये कोई बॉन्ड वगैरह नहीं है, ठीक है। तो ये क्लियरेंस यहाँ पे ज़रूरी थी। आइए नेक्स्ट चलते हैं जी हम अपने आज के टॉपिक की तरफ और फिर उसको देखते हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ है। एप्लीकेशन। हाइड्रोजन बॉन्ड की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है हमारी रूटीन लाइफ के अंदर। फर्स्ट वन, कई क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज के अंदर भी आएंगे, उन क्वेश्चन को भी आपने देखना है और उनके आंसर मैक्सिमम यहीं से आपको मिल जाएंगे। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड की बात करें, फर्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, कि एसिड की स्ट्रेंथ कम या ज़्यादा होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे डिपेंड करती है। मिसाल के तौर पर यहाँ लिखा गया है कि HF इज़ अ वीकर एसिड देन HCl। HF इज़ अ वीकर एसिड देन HCl, HBr एंड HI। हालांकि फ्लोरीन इज़ अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ऐसे है कि नहीं है? तो फिर ये HF क्यों वीकर एसिड है बनिस्बत इनके? अब एक बात याद रखिएगा कि हमने देखना है कि एसिड होता कौन सा है। एसिड किसको कहते हैं? एसिड ऐसा मॉलिक्यूल जो वाटर के अंदर H पॉजिटिव आइन दे दे। अब जो H पॉजिटिव आइन इजीली देगा वो हमारे पास स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, और जो H पॉजिटिव आइन मुश्किल से देगा वो हमारे पास वीकर एसिड होगा। तो यहाँ देखते हैं कि HF आसानी से H पॉजिटिव देता है या मुश्किल से देता है। ज़रा यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर जब हम ड्रा करते हैं तो हमें फिर कुछ मालूम होता है कि ये हाइड्रोजन और फ्लोरीन और फिर ये हाइड्रोजन और फिर फ्लोरीन, ये मैं दो बनाने लगा हूँ। यहाँ पे देखिएगा, इसी तरह आगे चलते जाएंगे तो आपके पास यही स्ट्रक्चर दोबारा बनता जाएगा, ये हाइड्रोजन और फिर फ्लोरीन। जब ये स्ट्रक्चर आपके पास बन जाता है तो यहाँ पे आपको एक बात नोट करनी है कि ये हाइड्रोजन एटम, हमने कहा था एसिड वो होता है जो हाइड्रोजन को दे दे आसानी से H पॉजिटिव को। अब ये जो हाइड्रोजन एटम है इसने रिमूव होना है, इसको एक तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ने खींचा हुआ है फ्लोरीन ने, और दूसरा इस तरफ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो रही है। क्या हो रही है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो रही है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक तरफ इंटरा मॉलिक्यूलर फोर्स कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए जकड़ा हुआ है हाइड्रोजन। तो यहाँ से हाइड्रोजन को छुड़वाना मुश्किल है। जब छुड़वाना मुश्किल है तो ये आसानी से H पॉजिटिव आइन नहीं दे सकता। जब H पॉजिटिव आइन आसानी से नहीं दे सकता तो इट इज़ अ वीकर एसिड। तो ये क्या होगा? वीकर एसिड। बाकियों के केस के अंदर देख लें, HCl के अंदर देख लें, वो बिल्कुल स्ट्रेट चलते हैं। क्या चलते हैं? स्ट्रेट। HCl का हमने देखा था डाइपोल फोर्सेस के अंदर कि एक HCl होता है, फिर स्ट्रेट में HCl होता है, उसके अंदर हाइड्रोजन का निकलना आसान होता है। फिर अगर HBr की बात करें, HBr का स्ट्रक्चर भी वही होता है। HI की बात करें तो HI के अंदर तो हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा आसानी से निकल जाता है। क्यों? क्योंकि आयोडीन का साइज़ चूँकि बड़ा होता है, उसके साथ हाइड्रोजन अटैच होता है, तो ये हाइड्रोजन आसानी से रिमूव हो सकता है, इसलिए कि इनके दरमियान अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी इतना ज़्यादा नहीं है कि ये बॉन्ड मजबूत हो। तो इसलिए HI इज़ अ मोर स्ट्रॉन्गर एसिड देन बाकी ये सारे।
तो यहाँ तक आपको स्ट्रेंथ ऑफ एसिड की उम्मीद करता हूँ समझ आ चुकी होगी। आगे चलते हैं जी हम, थर्मोडाइनमिक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवेलेंट हाइड्राइड्स। थर्मोडाइनमिक्स प्रॉपर्टीज़ का नाम आते ही आपके जहन में क्या आ जाना चाहिए जी? बॉइलिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग पॉइंट्स। थर्मोडाइनमिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट हाइड्राइड। वो कहते हैं कि डिफरेंट ग्रुप्स के जब हाइड्राइड आप देखोगे तो आपको कुछ फ़र्क नज़र आएगा। अगर हम यहाँ डिस्कस करें, मैं 3 ग्रुप लिखने लगा हूँ और उन्हीं 3 ग्रुप का आपने अंदाज़ा लगाना है कि ये क्या क्या है। फर्स्ट वन है जी हमारे पास कार्बन वाला ग्रुप का 4th ग्रुप, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन। इसी तरह अगला नाइट्रोजन का ग्रुप ले लें, नाइट्रोजन, फास्फोरस, एस्बेस्टॉस, एंटीमनी। फिर उसके बाद ऑक्सीजन का ले लें, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टी। फिर उसके बाद आप हेलोजन का ग्रुप ले लें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब यहाँ पे वो कहता है कि इनके अगर हम क्या करें, कोवेलेंट हाइड्राइड्स देखें। हाइड्राइड्स कहते हैं कि ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर एक हाइड्रोजन और दूसरा कोई और हो, एक हाइड्रोजन और दूसरा कोई और हो। यहाँ पे देखें इसका कोवेलेंट हाइड्राइड क्या बनेगा, CH4। इसी तरह इनके सब के साथ H4 लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है चौथे ग्रुप के एलिमेंट हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 ही चाहिए, तो ये हाइड्रोजन के साथ 4 बनाते हैं। यहाँ पे देखिएगा NH3, ये PH3, ये सारे H3 बनाएंगे। ये H2O, आप OH2 भी लिख सकते हैं, SH2 भी लिख सकते हैं, H2S भी लिख सकते हैं। ये मैं जस्ट समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ। HF है, HCl है, HBr है, HI है। यहाँ पे ज़रा देखिएगा ये 4 ग्रुप बन गए हैं। ये 5th ग्रुप है, ये 6th है और ये 7th ग्रुप। अब यहाँ पे हमने एक बात देखनी है कि वो कहता है कि जो CH4 है अपने पूरे ग्रुप में से ये सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट रखता है। CH4 का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है बनिस्बत अपने इसके ग्रुप के। ये क्या वजह हो सकती है? और एक और बात भी वो कहते हैं कि अगर आगे चलते जाएं तो इसमें से भी सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट CH4 का है। इसकी क्या वजह होगी जी? इसकी वजह ये है कि कार्बन इज़ द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव है या नहीं है? नहीं है, इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, तो ये नॉन पोलर प्रोडक्ट है। अब जब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है तो बताइए क्या इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है? CH4 और CH4 के दरमियान नहीं हो सकती हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए क्या शर्त है? एक तरफ हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन तो है इसके पास, दूसरी तरफ क्या हो, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जिसके अंदर हमने क्या लिखा था, फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो इनमें से कोई भी यहाँ पे शामिल नहीं है, तो इसलिए ये इसके दरमियान क्या हो सकता है, इसके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, इसलिए इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा वीक हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, हाँ इधर को अगर देखें हम लेफ़्ट टू राइट चलें तो इनमें से सबसे ज़्यादा देखिएगा वो कहता है कि हर ग्रुप का जो फर्स्ट मेंबर है, हर ग्रुप का फर्स्ट मेंबर उसका हाइड्राइड के बॉइलिंग पॉइंट बाकियों से ज़्यादा है। जिस तरह यहाँ पे NH3 है, इसका PH3 से भी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, ASH से भी ज़्यादा है, SBH3 से भी ज़्यादा है। इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह भी वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नाइट्रोजन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन दिस ग्रुप। देखिएगा फास्फोरस इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, एस्बेस्टॉस नहीं है, एंटीमनी नहीं है। तो जब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है तो इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैदा नहीं होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके अंदर पैदा होगी? NH3 के दरमियान, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया था ये लॉन पेयर और किसी हाइड्रोजन के दरमियान होती है, तो इनके अंदर क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट अपने बाकी ग्रुप मेंबर से ज़्यादा है। क्लियर होगी बात? आगे चलते हैं। अच्छा, फिर आप यही कहेंगे कि सर ये CH4 का तो कम है तो इनका ज़्यादा है, SNH4 का या GeH4 का? जी, बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है इस ग्रुप के अंदर। क्यों ज़्यादा होगा जी? कोई मुझे बता सकता है आप में से? सोचें ज़रा।
ये तो हमने कह दिया कि इसके अंदर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन क्या, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। तो फिर बॉइलिंग पॉइंट कैसे इंक्रीज हुआ जी? एक बात आपने और पढ़ी होगी, जरा याद कीजिए कि जब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे चलते हैं तो क्या इंक्रीज होता है? साइज इंक्रीज होता है। वेरी गुड। जब साइज इंक्रीज होता है तो साइज इंक्रीज होने से क्या बढ़ती है? पोलराइजेबिलिटी। और पोलराइजेबिलिटी बढ़ने से क्या बढ़ती है? लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। और जिस मालिक्यूल्स के दरमियान लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस ज़्यादा हों उसके अंदर क्या होगा? उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स ज़्यादा होंगे। तो इसके ही मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स ज़्यादा होंगे। तो ये बात आपने याद रखनी है, इसलिए इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज होते हैं। फिर आप कहेंगे कि सर ये वाली बात यहाँ पे क्यों नहीं फॉलो होती? जी यहाँ पे फॉलो होती है, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस भी बढ़ती हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइएगा, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस ज़्यादा मजबूत हैं या हाइड्रोजन बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड इज़ अ मोर स्ट्रॉन्गर। तो हाइड्रोजन बॉन्ड इसके अंदर पैदा हो रहा है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है बाकी ग्रुप मेंबर से। अब यहाँ पे देखें OH2 और SH2, बाकी सबको देखिएगा, इनमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? फर्स्ट वाले का। क्यों? फर्स्ट वाला ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, अदर आर नॉट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सल्फर नहीं है, सेलेनियम नहीं है, टेलोरियम नहीं है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, इसलिए इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं होगी। यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसके अंदर भी सेम वही बात कि HF के बॉइलिंग पॉइंट बाकियों से ज़्यादा होगा। उसकी वजह क्या है कि इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। दूसरी एक और बात अगर हम करें तो वो कहता है कि H2O और HF को देखा जाए, H2O और HF को देखा जाए तो इसका बॉइलिंग पॉइंट H2O का ज़्यादा होता है, हालांकि HF जो है फ्लोरीन इज़ अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो इसकी क्या रीज़न होगी जी? इसकी रीज़न भी सुन लें। हमने कल पढ़ा था कि वाटर के मालिक्यूल के दरमियान कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। और HF के दरमियान सिर्फ 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। उसकी वजह बताई थी मैंने आपको। हम नंबर ऑफ लॉन पेयर और अवेलेबल हाइड्रोजन को देखते हैं। HF में अवेलेबल हाइड्रोजन 1 होता है, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड भी 1 बनता है। एक बात याद रखिएगा, थर्मोडाइनमिक्स प्रॉपर्टी सारी की सारी इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस पे डिपेंड करती हैं, इंट्रा पे नहीं करती। इंट्रा जितना मजबूत होता फिर हमें उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। ज़्यादा असर कब पड़ेगा? जब इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी। तो इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस पानी में ज़्यादा होंगी या HF में? पानी में। इसलिए पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और HF का कम है, कहीं 80 और 70 के दरमियान में है। तो यहाँ तक आपको ये बात उम्मीद करता हूँ कि समझ आ चुकी होगी। आगे जब ये हाइड्राइड्स की कंप्लीट हो गया, फिर उसके बाद हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पे कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ NH3 इज लेस देन HF एंड H2O। NH3 का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है बनिस्बत H2O और HF के। ऐसा क्यों है? इसलिए कि आपको पता है कि NH3 के अंदर नाइट्रोजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन और फ्लोरीन से कम है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो उनके दरमियान बनने वाला हाइड्रोजन बॉन्ड भी वीक होगा, इसलिए इसके NH3 के बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट कम होते हैं बनिस्बत वाटर और HF के। फिर आगे चलें, और क्वेश्चन है जी। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन है जी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ NH3 इज लेस देन, ये हो गया। फिर H2O इज अ लिक्विड बट H2S एंड H2SE आर गैसेस। इसकी क्या वजह होगी जी? ये H2O फर्स्ट मेंबर है, ये वो कहते हैं कि ये लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है। H2O इज लिक्विड। बाकी जो इसके ग्रुप के हैं H2S और H2SE, ये दोनों क्या हैं? गैसेस। क्या है? गैसेस हैं। ये क्यों गैसेस होती हैं जी? गैसेस और लिक्विड बनते कैसे हैं आपको पता है? गैसेस के मालिक्यूल एक दूसरे से ज़्यादा फासले पर होते हैं और जब एक दूसरे के करीब आते हैं उनको कौन करीब लेके आता है? यही इंटरमालिक्यूलर फोर्सेज ही करीब लेके आती हैं। जब करीब लेके आती हैं तो वो चीज़ लिक्विड बन जाती है। जब और ज़्यादा इंटरमालिक्यूलर फोर्सेज मजबूत हो जाती हैं और ज़्यादा हो जाती हैं, वही लिक्विड सॉलिड बन जाता है। ये इसकी बेसिक साइंस और केमिस्ट्री है गैस, लिक्विड और सॉलिड की। तो यहाँ पे आपको देखिएगा H2O के अंदर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। अब यहाँ H2S के अंदर देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ही नहीं है। सेलेनियम भी इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है।
तो जब इनके ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स नहीं है तो इनके दरमियान पैदा होने वाला बॉन्ड भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, तो इसलिए ये गैसेज हैं और ये क्या है हमारे पास लिक्विड है। तो यहाँ तक हमारे पास क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। फिर उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HBr इज ग्रेटर देन HCl। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HBr का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है बनिस्बत HCl। क्या वजह हो सकती है जी? HCl के अंदर तो हमारे पास क्या है, कौन सी फोर्सेज होती हैं जी? HCl के अंदर डाइपोल फोर्सेज हमने देखा था। क्या देखा था? डाइपोल फोर्सेज। लेकिन Br आल्सो कैन काज डाइपोल फोर्सेज। Br के अंदर भी डाइपोल फोर्सेज हो सकती हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, Br को एक और इफेक्ट भी हासिल है। कौन सा? कि Br का साइज क्लोरीन से बड़ा है, ग्रुप में ये नीचे आ रहा है, तो इसीलिए इसका साइज क्या होगा, बड़ा होगा। और जिसका साइज बड़ा होता है उसके साथ क्या होता है जी, पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज, फिर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज इंक्रीज, और फिर उसकी थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज इंक्रीज। तो इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है बनिस्बत HCl से। तो ये क्वेश्चन भी आप यहाँ से हल कर सकते हैं। तो बस ये है कि आपने जब सोचना है कि हम करते क्या हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं जी हम सॉल्युबिलिटी के बारे में। क्वेश्चन नंबर इसका जो एप्लीकेशन नंबर 3 हम देखें, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी किसको कहते हैं जी? हल होने की सलाहियत। और आपको पता है कि हल जब हो जाती है, हल कोई चीज़ कैसे हल होती है? हल होने के लिए आपको उसके दरमियान अट्रैक्शन होती है, हमेशा सोल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान। सोल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान क्या होती है? अट्रैक्शन होती है। तो ये ज़रा देखिएगा, हम एक चीज़ को हल करने लगे हैं। मिसाल के तौर पर पहले है वाटर एंड अल्कोहल, H2O एंड इथेनॉल, C2H5OH। तो ये एक दूसरे के साथ कैसे हल होती हैं जी? हमेशा मैंने कहा कि हल कब होती है कोई चीज़, जब उसके दरमियान अट्रैक्शन हो। जब अट्रैक्शन नहीं होगी तो हल नहीं होगी। तो वो कहते हैं कि सॉल्युबिलिटी के अंदर भी आप देखोगे अक्सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो ये आपस में एक दूसरे में मिसिबल है। मिसिबल कहते हैं हल पजीर है। तो हल पजीर है तो ये क्या है, इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। कैसे, ज़रा ये देख लीजिएगा। ये आपके पास वाटर मॉलिक्यूल है और C2H5OH, C2H5, इसको आप यूँ अगर लिखें C2H5 को एक साइड पे और साथ इस कार्बन के ऑक्सीजन एंड देन हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। अब ज़रा यहाँ पे देखिएगा, ये पार्शियली नेगेटिव है, ये पार्शियली पॉजिटिव, ये पार्शियली पॉजिटिव, और ये क्या है? पार्शियली पॉजिटिव। इन दोनों के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है जी, हो सकती है। तो इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये एक दूसरे के अंदर हल पजीर हैं। तो ये पॉइंट आपको यहाँ समझ आ जाना चाहिए। तो सॉल्युबिलिटी के ऊपर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉल्युबिलिटी पर भी इफेक्ट करती है। ठीक है, तो जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो ज़्यादा सॉल्युबल होगा। और आपने एक बात यहाँ देखी होगी कि स्मॉल कार्बोक्सिलिक एसिड आर सॉल्युबल बट लार्ज कार्बोक्सिलिक एसिड आर इनसॉल्युबल। ये कहते हैं कि RCOOH ये वाटर में सॉल्युबल इन वाटर, लेकिन शर्त क्या है? स्मॉल होने चाहिए। R क्या होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा कि अगर मैं RC बॉन्ड को ओपन करके लिखूँ या स्मॉल बना दूँ, R की जगह CH3 लिख दूँ, पता है आपको अल्काइल ग्रुप है ये, और साथ C डबल बॉन्ड और OH। ये आपके पास OH ग्रुप जो क्या है, ये इसी की वजह से ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। OH को आप यूँ भी लिख सकते हो ओपन करके हाइड्रोजन और साथ वाटर का वही ऐसे करके। तो यहाँ पे आपके ये दरमियान ये क्या पैदा होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैदा हो चुकी है। तो ये सॉल्युबल है। वो कहता है कि जब ये वाली चेन बढ़ जाती है, लॉन्ग हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाते हैं, तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। इसलिए कि ये वाला हिस्सा तो नॉन पोलर है, इसका नॉन पोलर हिस्सा मैक्सिमम हो गया तो इसकी सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। इसलिए स्मॉल कार्बोक्सिलिक एसिड इजीली वाटर के अंदर हल हो जाते हैं और लार्ज कार्बोक्सिलिक एसिड का हल होना मुश्किल होता है। चलें स्टूडेंट्स, आज तक इतना ही रखते हैं। लेक्चर ज़रा लंबा हो गया है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये जितनी भी मैंने बातें आपसे की हैं आपकी सारी की सारी आपके जहन के अंदर बैठ गई होंगी और आपको समझ आ गई होंगी। अगर इसके बाद भी कोई आपके जहन में कोई क्वेश्चन बचता है तो अपना वॉइस रिकॉर्ड करें। मैंने अभी भी ग्रुप में कहा है, फिर बता रहा हूँ आपको,
अपनी वॉइस रिकॉर्ड करें और रिकॉर्ड करने के बाद एडमिन को भेज दें। पर्सनली भेजना है आपकी मर्ज़ी, वैसे भेज दें ग्रुप में भेजेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात होगी कि बाकियों को भी तरगीब होगी। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि हम इंशाल्लाह फ़ौरन आपको आंसर वहीं कर देंगे, ताकि ये जो कंसेप्ट हैं आपके अभी क्लियर होते चले जाएँ, अगले लेक्चर से पहले ऐसे ना हो कि वो आपस में मिक्सअप हो जाएँ। तो आज के लिए लेक्चर के लिए थैंक यू और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।